welcome back. This is Bhavna Puri and today we will talk about chapter number 7, that is evolution. So students, the first question from this chapter is, the wings of a bird and the wings of an insect are. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के विंग होते हैं वो किस तरीके से होंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर्स and represent divergent evolution. Homologous structures and represent convergent evolution. Homologous structures and represent divergent evolution. Analogous structures and represent convergent evolution. तो फटाफट से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7. राइट, देखिए दो तरीके के ऑर्गन्स होंगे, homologous and analogous. होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली देखिए स्ट्रक्चरली बेसिकली जिनका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सेम होगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं बट परफॉर्म different functions. तो ऐसे ऑर्गन्स को या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स को होमोलोगस कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर या ऑर्गन सेम होता है लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होंगे. जैसे कि आपको एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल गिवन है, वो किसका है, लिम्स, 4 लिम्स. ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर व्हेल का एग्जाम्पल है, टाइगर का एग्जाम्पल है, ह्यूमन का एग्जाम्पल है और बैट का एग्जाम्पल है ना. तो उन सभी के जो 4 लिम्स होते हैं उनकी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन जब फंक्शंस की बात आती है तो फिर आप देखोगे कि जैसे कि बैट है तो वो क्या काम करेंगे, अपने लिम्स का यूज़ करते हैं फ्लाइंग में. व्हेल है वो अपने जो भी उनके लिम्स है 4 लिम्स उनका यूज़ करती है स्विमिंग में. ठीक है, चीता है तो वो रनिंग में यूज़ करेगा. तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट. एनालॉगस बिल्कुल उसको ऑपोजिट होता है जिसमें फंक्शन सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, तो ओरिजिन भी उनका अलग अलग होगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सेम फंक्शन. राइट, अब इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो ह्यूमन की जो आइज़ है और ऑक्टोपस की जो आइज़ है, ऑक्टोपस एंड मैमल्स आइज. तो आंखों का जो फंक्शन है वो तो सेम है यानी कि देखने का काम करेंगी, लेकिन ऑक्टोपस की और मैमल्स की जो आइज का स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है, अलग अलग होता है. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों ही स्टोरेज बॉडी की तरह काम करते हैं, दोनों का ही फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, लेकिन जो पोटैटो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है और जो स्वीट पोटैटो है वो रूट की मॉडिफिकेशन है. ठीक है, वो भी एडवेंटिशियस रूट. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर इन दोनों का अलग है लेकिन फंक्शन सेम, तो एनालॉगस. ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन के बेसिस पर वो अलग अलग, स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन के बेसिस पर वो अलग अलग हो जाए तो यहाँ पर होमोलोगस हो जाएगा. लेकिन अगर स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन सेम है ना, तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर अलग अलग है सबके, लेकिन उन सभी का जो फंक्शन है वो क्या है, सेम. दिस इज द फंक्शन, लेट्स से. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके एंसेस्टर्स अलग अलग थे, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग था, एक जगह आकर मिलते हैं यानी कि कन्वर्ज कर जाते हैं बिकॉज दे हैव सेम फंक्शन. तो जो एनालॉगस है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा, जो एनालॉगस है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा, जबकि जो होमोलोगस होते हैं सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है ना, लेकिन सबके फंक्शन बिल्कुल ही अलग अलग है तो वो डाइवर्ज हो जाते हैं. इसीलिए जो होमोलोगस होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा. ठीक है, सिमिलरली विंग्स का भी एग्जांपल आप देखोगे तो जो विंग्स होते हैं बैट के और जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, दोनों का ही जो फंक्शन है, बैट्स एंड बर्ड्स दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, यानी कि दोनों उड़ने के लिए हेल्प करेंगे,
लेकिन जब स्ट्रक्चर्स की बात करोगे तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसीलिए वो एनालॉगस के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फोर्थ, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, कोई भी पॉपुलेशन HW इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगी। कब? जब कोई माइग्रेशन नहीं होगी, या फिर जब पॉपुलेशन लार्ज होती है, या फिर जब इंडिविजुअल्स सेलेक्टिवली मेट करेंगे, या फिर जब कोई म्यूटेशन नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि देखिए रैंडम मेटिंग होती है। रैंडम मेटिंग का मतलब है कि ये नहीं पता कि कौन सा मेल किस फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, मेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स मेट सेलेक्टिवली। ठीक है, तो अगर सेलेक्टिवली ही रिप्रोडक्शन होती है, मेटिंग होती है, तो हार्डी-विनबर्ग कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? which is the most common mechanism of genetic variation, which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लिखा है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से आपको रिकॉम्बिनेशन याद रखना है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, तो जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है, एंड दिस रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू द चेंजेस, यानी कि वेरिएशन। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, इनमें से किसके अंदर सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी थी? होमो नेदरडेल्स, हैबिलस, इरेक्टस और सेपियन। सो होमो हैबिलस इज द करेक्ट आंसर। इनके अंदर बहुत ही कम ब्रेन कैपेसिटी थी, और जब आप इरेक्टस के बारे में बात करोगे या फिर नेदरडेल्स या सेपियंस, तो इनमें सेपियंस में सबसे ज़्यादा होती है अराउंड 1400 cc, जबकि हम हैबिलस के बारे में बात करेंगे तो वो 650 to 800 होती है। इरेक्टस में आगे बढ़ के 900 हो जाती है, देन नेदरडेल्स में भी अराउंड 1400 ही होती है। ठीक है, कई जगह पर एवरेज गिवन होता है तो वो 1200 से 1650 भी दे देते हैं, तो वो भी करेक्ट। राइट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है? इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी कि जो पॉपुलेशन हमारे पास है, टोटल पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं? 1000। ठीक है, कैपिटल ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कितने हैं? 360, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 360। देन 482 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड द रिमेनिंग 160। कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 480। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो कितने हैं? 160। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको बता रखा है कि कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि कैपिटल ए होंगे, कितने कैपिटल ए स्मॉल ए, और कितने स्मॉल ए। बेटे इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, या तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो ये है कि एक इक्वेशन हार्डी-विनबर्ग ने दी थी, विच इज क्या थी? p² + 2pq + q² = 1। ये जीनोटिपिक के लिए होती है। p + q = 1, ये होती है एलीलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको टोटल कितना गिवन है? 1000 गिवन है। कैपिटल ए ये p² को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए ये 2pq को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे? 2 लगाना भूल जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि कैपिटल ए
इसका मतलब जब P इंटू पी है यानी कि P स्क्वायर, तो कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब P इंटू क्यू होना चाहिए, बट नो, ये इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर 2pq को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन को, ठीक है, एंड दिस बिकम्स q स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ p स्क्वायर इज इक्वल टू 360 आउट ऑफ कितना 1000, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास 36 अपॉन कितना बचा 10 बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो स्क्वायर था उधर लेकर जाना है, इसका मतलब है कि ये अंडर रूट में चला गया 36 अपॉन 10, राइट। इसका मतलब है ये तो अंडर रूट 3.6 हुआ। अब जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे सो इट विल बी 0.6। तो p की वैल्यू जब मुझे पता चल चुकी है और p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसका मतलब है q की वैल्यू कितनी हो गई 0.4। सिंपल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बेस्ड ऑन दिस डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन इज, तो अभी हमने निकाल ली है p की फ्रीक्वेंसी, वही तो कैपिटल ए होता है, यानी कि आंसर होगा 0.6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है 4 limbs of cat, lizard used in walking, 4 limbs of whale, ठीक है, used in swimming and 4 limbs of bats are used in flying, ठीक है। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, आप, मैं फिर से एक चीज़ आपको बता रही हूँ, फंक्शंस यहाँ पर अलग अलग हैं इन सब के, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होगा। और जब बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि 4 लिम्स का जो ओरिजिन है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो उसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स को, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सेम बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो आंसर क्या होगा सी, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो एनालॉगस है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन। क्या ये बिल्कुल ठीक है, बैट मैमल्स में आता है और जो पिजन है वो किस में आता है, बर्ड्स में आता है। दोनों के विंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, लेकिन फंक्शन तो दोनों का सेम है, तो उसका मतलब है ये एनालॉगस है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन भी देखिए, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन। प्रॉन्स में जो गिल्स होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं भाई, रेस्पिरेशन का काम। सिमिलरली लंग्स जो होते हैं मैन में वो भी रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कि ये भी एनालॉगस हो गया, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोनस क्वेश्चन होगा, इसमें ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको दोनों ही एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। डार्विन के हिसाब से ये जो इवोल्यूशन हुआ था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वो किस वजह से हुआ था, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, competition within closely related species, reduced feeding efficiency in one species due to the presence of interfering species, या फिर intra-specific competition, या फिर inter-specific competition। तो मैं आपको याद दिला दूं कि डार्विन ने ये कहा था कि किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है टू इट्स फुलेस्ट, राइट। और जितना ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस करेंगे उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन उन स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में फूड के लिए, मेटिंग के लिए और प्लेस के लिए कंपटीशन होता है। इसी वजह से जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है, राइट। और धीरे धीरे इवोल्यूशन चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, सी, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा का मतलब है विद इन द स्पीशीज, इंटर का मतलब है दो स्पीशीज के बीच में, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन in genetic equilibrium
मे बी डिस्टर्ब्ड बाय। अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहने की जो टेंडेंसी है उसकी हम बात करें तो वो डिस्टर्ब हो सकती है लैक ऑफ म्यूटेशन की वजह से, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग की वजह से, रैंडम मेटिंग होने की वजह से, या लैक ऑफ माइग्रेशन की वजह से। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम में रहने की क्षमता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि रैंडम मेटिंग अगर लैक करेगी, रैंडम मेटिंग अगर उस पॉपुलेशन में नहीं होगी तो वो अफेक्ट कर सकता है किस चीज़ को, हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या मतलब है इसका, हमेशा याद रखें अगर सडन चेंजेस आते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, यानी कि बाय चांस अगर किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो उसके लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है उसको फाउंडर बोलेंगे एंड द इफेक्ट इज फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री evolve similar phenotype adaptation in response to a common environmental changes is called। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें हिस्ट्री सभी ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग थी लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से सेम हैबिटेट को या फिर अडेप्टेशंस को वो क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा कब हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए क्या है ये सब, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सबकी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी फिनोटिपिक अडेप्टेशन है एनवायरमेंटल चेंज के लिए वो क्या है, सिमिलर है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एनालॉगस था वही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा था। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्या है क्वेश्चन नंबर 13, द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट show different patterns of structure yet they perform similar function, this is an example of। तो जब different structures होंगे same function होगा तो वो analogous होता है और जो analogous है वो convergent evolution को show करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही मुझे एनालॉगस और कन्वर्जेंट दोनों दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन allele frequencies that occur by chance। अगेन बेटे मैंने बाय चांस के बारे में क्वेश्चन आपको बताया था, जब भी यहाँ पर आता है कि किसी एक पॉपुलेशन में वो भी स्मॉल पॉपुलेशन में सडन चेंजेस आते हैं यानी कि बाय चांस चेंजेस आते हैं तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अरोज ड्यू टू, किसी भी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं वो किस वजह से आएंगी, दो रीजंस यहाँ पर आप देखोगे, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन। हमेशा याद रखिएगा अगर सिर्फ रिकॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सिर्फ म्यूटेशन दिया हुआ है और ऑप्शन में दोनों एक साथ गिवन है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, डीएनए के सीक्वेंसेस चेंज हो रहे हैं तो वो जो पेरेंट्स में प्रेजेंट थे उससे कुछ अलग आएगा यानी कि वेरिएशंस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, डायनासोर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जूलॉजिकल एरा। ये हम सभी को पता है, बच्चे मूवीज भी देखते हैं। तो जो जुरासिक वर्ल्ड था यानी कि जो जुरासिक एरा था वो एक ऐसा समय था जिसमें डायनासोर्स डोमिनेटिंग थे, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द फिंच स्पीशीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेस। जो फिंच स्पीशीज हैं उनको ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड, इनमें से कौन सा फिंचेस का खाना नहीं था। सो इंसेक्ट भी थे
ट्रू बर्ड्स भी थी, ट्री की जो बर्ड्स होती हैं, सीड्स भी थे, लेकिन कैरी ऑन नहीं था. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. Evolution of different species in a given area starting from a point and literally radiating to other geographical area. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन. यानी कि एक एरिया से शुरू करते हुए अलग अलग एरिया तक अडेप्ट हो जाना, रेडिएट कर जाना. दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन. ओके, क्वेश्चन 19 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स one correct example each of convergent evolution and divergent evolution. ठीक है, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा. फर्स्ट है कन्वर्जेंट में आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, डाइवर्जेंट में बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. यही तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था. इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन फ्रॉम हिज एंसेस्टर. सबसे बड़ा जो चेंज आया था, सिग्निफिकेंट ट्रेंड आया था मॉडर्न मैन के इवोल्यूशन में, जब हम उनको उनके एंसेस्टर्स से कंपेयर करते हैं, तो वो क्या था? जॉ शॉर्ट हो गए थे, बाइनोक्यूलर विजन हो गया था, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि ब्रेन कैपेसिटी, या फिर अपराइट पोस्चर. देखिए, हालांकि चारों ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे इवोल्यूशन में, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन जब सिग्निफिकेंट वर्ड आपको दिखेगा तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिस वजह से मॉडर्न मैन बहुत ज़्यादा अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाया और एग्रीकल्चर फील्ड में भी वो आगे आ सका. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे. द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो. देखिए, अगर आपको ये ईयर्स भी याद होंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. अगर आपको ईयर्स याद है तो आगे की जो डिटेल्स आपको गिवन है, अगर आपको वो नहीं भी पता होगी तो भी आप आंसर कर सकते हैं. तो यहाँ पर 1 लाख to 40,000 देखते ही मुझे पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेंडरथल्स. ठीक है, और उनमें यहाँ पे फीचर्स भी गिवन है. शॉर्ट बॉडी स्ट्रेचर था, आईब्रोज हैवी थी, और रिट्रीटिंग फॉरहेड्स थे, बड़े बड़े जॉ थे. ठीक है, सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं नेंडरथल ह्यूमन के. राइट, आगे बढ़ते हैं. द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस वॉज ब्रॉट फॉर्थ बाय. किसके द्वारा ये जो म्यूटेशन का आइडिया था वो आगे लाया गया? Hugo de Vries, who worked on evening primrose, Gregor Mendel, who worked on Pisum sativum, Hardy Weinberg on the allelic frequency, Charles Darwin, who observed a variety of organisms during his sea voyage. तो basically जब हम चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं, he gave the idea about natural selection. जब हार्डी विनबर्ग के बारे में बात करेंगे, उन्होंने अलीलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था. जब मेंडल के बारे में बात करेंगे, उन्होंने वेरिएशंस के बारे में बताया था. लेकिन जब हम डी वेरीज के बारे में बात करते हैं तो हम म्यूटेशन को स्टडी करते हैं, बिकॉज ही वॉज द वन हु थॉट दैट इवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन. बाकी तीनों ही साइंटिस्ट वेरिएशन के ही फेवर में थे. ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, ह्यूगो डी वेरीज. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. Darwin's finches are a good example of industrial melanus, connecting link, adaptive radiation या फिर convergent evolution. Basically the correct answer is adaptive radiation, क्योंकि जब डार्विन ने समुद्री यात्रा की थी, गैलापागोस आइलैंड पर गए थे, तब उन्होंने छोटी छोटी सी ब्लैक फिंचेस को यानी कि बर्ड्स को ऑब्जर्व किया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? गिवन बिलो are 4 statements with 1 or 2 blanks. Select the option which correctly fills up the blanks in 2 statements. आपको उन blanks को fill करना है with the correct option. ठीक है, तो क्या क्या options है ज़रा पढ़ लेते हैं. Wings of butterfly and birds look alike, यानी कि butterfly और birds के wings एक जैसे लगते हैं. And are the result of. ठीक है, तो ज़रा देखेंगे. फर्स्ट
ए में फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए में फर्स्ट पॉइंट कन्वर्जन। क्या ये कन्वर्जन इवोल्यूशन को शो करता है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स दिखने में एक जैसे हैं, है ना, लेकिन क्या है इनका फंक्शन? सेम। तो जब फंक्शन सेम होता है तो बिल्कुल सही बात है, वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अभी तक तो ये ठीक है। बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिलर शोड दैट CH4H2 अमोनिया एंड, और क्या शो किया था मिलर ने? बी ऑप्शन इसमें क्या गिवन है? फर्स्ट वाले में हमें कोई बी ऑप्शन ही नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, डी की तरफ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि डार्विन ने यही बोला था कि छोटी छोटी वेरिएशंस की वजह से ही इवोल्यूशन होता है और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है वो हम देख सकते हैं। साथ ही साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही होता है फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप चाहे तो बाकी ऑप्शंस भी मैच करके देख सकते हैं अगर आप श्योर नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट अपेरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब जो बिल्कुल ही अलग से दिखने वाला जो चेंज था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, ठीक है, होमो सैपियंस की, वो क्या था? लॉस ऑफ बॉडी हेयर, ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली लॉस हो गए हो, राइट? तो ये ऑप्शन तो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। फिर है वॉकिंग अपराइट, यार ऐसे तो इरेक्टस भी वॉक करने लगे थे, है ना। फिर है शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, ये तो मतलब धीरे धीरे सब में ही हो रहा था। फिर है रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखना, सिग्निफिकेंट चेंज या अपेरेंट चेंज पूछा जाएगा मॉडर्न मैन में, सो द आंसर वुड बी चेंज इन द इंक्रीज या फिर चेंज और इंक्रीज इन ब्रेन साइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ओके, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, जो पेरिपेटस है वो किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स, एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ पेपर्ड मॉथ बिस्टन बिटुलेरिया, जो ब्लैक कलर की थी, ठीक है, द ब्लैक कलर्ड फॉर्म बिकेम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर्ड फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमेशा याद रखिए, जो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हमने पढ़ा था या फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हमने पढ़ा था, वो नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। सो इनमें हम पढ़ते हैं फटाफट से ऑप्शन 4, नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय द डार्कर फॉर्म्स वर सेलेक्टेड। जिस समय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस बढ़ चुकी थी पॉल्यूशन की वजह से, तो जो डार्क विंग वाले मॉथ थे वो सर्वाइव कर गए। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय हिम। कौन से साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है उस थ्योरी के सामने जो कि उन्होंने दी थी? ठीक है, क्या डीवरीज ने नेचुरल सिलेक्शन दी थी? नो। क्या मेंडल ने थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस दी थी? नो। क्या वेसमैन ने थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी? यस। हमेशा याद रखिए, वेसमैन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायंस? Protobions are basically the conservates and the microspheres, smaller particles, as envisaged in the abiogenetic या फिर abiogenetic origin of life। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत दी हुई है अबाउट द प्रोटोबायंस। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनिशियली इनको हम देख नहीं पाए थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिली। बी है दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट, यस वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते थे। नेक्स्ट है दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, नो वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita, क्योंकि इन दोनों का ही स्ट्रक्चर एक जैसा है,
दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जब मॉडिफिकेशन आप देखोगे, है ना, ये दोनों ही स्टेम की मॉडिफिकेशन है, तो स्ट्रक्चर तो सेम हो गया, लेकिन जो थॉर्न्स होते हैं वो डिफेंस में हेल्प करेंगे और जो टेंड्रिल्स होती हैं वो क्लाइंबिंग में, तो उनका फंक्शन अलग अलग है। इट मीन्स ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास? लिखा हुआ है देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल। क्या कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है मैमल्स का उसमें गिल्स प्रेजेंट हो? जी ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब अर्न्स्ट हैकेल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेजेस होती हैं उसमें गिल्स प्रेजेंट होता है मैमल्स की। ठीक है, आगे ज़रा देखें बी ऑप्शन क्या है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर टोटीपोटेंट। क्या सभी सेल्स टोटीपोटेंसी को शो करते हैं, रीजनरेट करने की कैपेसिटी को शो करेंगे? नो। थर्ड देखिए ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जी ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स और रिपीट्स फाइलोजेनी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन इंटरैक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले अंडर द इंटेंस कंडीशन? नहीं, ऐसा नहीं है। बी इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स? नो। पॉसिबल origin of life by combination of chemicals under suitable environmental conditions? Yes, this is the correct answer कि ऐसा माना जाता है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था वो केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से हुआ था, वो भी फेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रूफ था केमिकल इवोल्यूशन का, लेकिन उनसे पहले ही हेल्डेन ने, ऑपरेन एंड हेल्डेन ने इस चीज़ को बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स प्रोवाइड्स एन एविडेंस इन फेवर ऑफ। जो गैलापागोस आइलैंड्स पे फिंचेस मिली थी वो किसके फेवर में एविडेंस को दर्शाती है? फर्स्ट इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन? नो। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन? रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है रिवर्स, मतलब प्रगति करने की बजाय उल्टा हो जाना, क्या ऐसा हुआ था? नो। बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन या स्पेशल क्रिएशन? तो आपको याद रखना है डार्विन्स फिंचेस ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन के बारे में। एक ही ओरिजिन, मतलब सेम ओरिजिन था उन सारे बर्ड्स का, लेकिन वो आइलैंड पे क्या हो गई थी, लिटरली रेडिएट कर गई थी। ठीक है, सो दे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सो क्या क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है when two species of different genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, the phenomena is termed। यानी कि जब भी कोई दो स्पीशीज जो कि जीनोलॉजिकली एक जैसी हो, रिजेंबल करती हो, ठीक है, तो वो किस तरीके को रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको याद रखना है वो भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट, क्योंकि अडेप्टेशन कर लिया उन्होंने, फंक्शन सबका क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू। जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो क्या कहलाती है? इसका मतलब क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, अलग अलग जो स्पीशीज हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के फेवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस बताइए। होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एनालॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, homologous organs only. So dear, option 2 is correct, B,
होमोलोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रिजल्ट में ही एज एन एविडेंस पता लगाया गया था। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? दैट कुड बी लॉस्ट। हो सकता है कि फ्यूचर में इन ऑर्गन्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाए या फिर ये ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? Which of the following amino acid was not found to be synthesized by या फिर in Miller's experiment? इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं बना था, है ना? एलिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। सो ऑप्शन डी यानी कि ग्लूटामिक एसिड वो एक ऐसा एसिड है जो कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं बना था। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जुरासिक पीरियड ऑफ द मीजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें ऑलरेडी आंसर टिक है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट डायनासोर अपीयर, जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट प्लांट्स एंड फर्स्ट बर्ड्स अपीयर, रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, या फिर डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट एंड एंजियोस्पर्म्स अपीयर। ये चारों स्टेटमेंट पढ़ने का मेरा रीज़न ये है कि बच्चे हमेशा जुरासिक पीरियड को देखते हैं तो डायनासोर पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई, यहाँ पर फर्स्ट डायनासोर लिखा है, क्या सबसे पहला डायनासोर जुरासिक पीरियड में आया था? नो, वो जुरासिक पीरियड में डोमिनेटिंग थे, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में डायनासोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे जुरासिक पीरियड में। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो तुरंत एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए थे। ठीक है, ऑप्शन बी और सी में से देखेंगे। बी में दिया हुआ जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेटिंग प्लांट थे और पहले बर्ड्स आए थे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कभी आपको पता हो तो जैसे रेप्टाइल्स होते हैं उनके बाद ही क्या होता है, बर्ड्स का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। प्रेइंग मैंटिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। प्रेइंग मैंटिस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कैमोफ्लेज करता है, यानी कि सेम बैकग्राउंड में हाइड कर सकते हैं अपने आप को, इसीलिए वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैमोफ्लेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग experiments suggest that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, वो नॉन लिविंग मैटर से नहीं आए थे? लार्वा कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट, या फिर माइक्रोब्स अपीयर्ड फ्रॉम अनस्टेरलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन अ वेसल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर मीट स्पॉइल नहीं हो रहा था हाई टेम्परेचर में, तो भाई इनिशियल एनवायरनमेंट में तो हाई टेम्परेचर ही था, राइट? तो फिर वो भी स्पॉइल नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। 40 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 7 के। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए हैं। इन केस आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।